तो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 सीरीज में हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्रीकल्चर। तो देखो कहानी कितने अच्छे से बढ़ता आ रहा है कि शुरू में हम सबसे पहले क्या समझे, रिसोर्सेज का मतलब। पहले ये तो जान लो कि जो मिल रहा है वो है क्या। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ओवरऑल एक आउटलुक लिए कि हमें लैंड मिलता है एज अ रिसोर्स, हमें जो है वाटर मिलता है, हमें सॉइल मिलता है, हमें वेजिटेशंस मिलता है, और हमें क्या है, एनिमल्स मतलब वाइल्ड लाइफ मिलता है। ये हमें रिसोर्सेज मिला। अब इस रिसोर्सेज के मदद से हम क्या कर सकते हैं, कई सारे तरह के एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हैं। और एक्टिविटीज क्यों, ताकि क्या होगा, हमारा बेनिफिट होगा। सिर्फ हमारा ही नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट की बात कर सकते हो कि जो स्किल्ड है वो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्या है, खुद भी फायदा उठाएगा और दूसरों को भी मदद करेगा। तो कुछ उसी तरीके से हम लोग एक एक तरह के एक्टिविटीज पढ़ेंगे, जो एक तरह से आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब आज के समय में तो हम लोग टर्शरी को भी फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं क्वार्टरनरी, क्वीनरी सेक्टर्स में। तो अभी वो नहीं जानना, भी बहुत बेसिक सा चीज। मतलब यहाँ हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो क्या जानेंगे, एग्रीकल्चर होता क्या है। हमेशा चैप्टर शुरू करने से पहले क्या सिखाए, पहले मतलब जानो। उसके बाद क्या है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड है। क्या सिर्फ खेती करना, चावल गेहूं लगाना, यही एग्रीकल्चर है या कुछ और भी है। फिर उसके बाद हम लोग एक मोटा मोटी, सारे टाइप्स तो हम इस लोअर क्लास में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाजा लगा लेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि चलो ठीक है, हमने एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए, तो एक तरह से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कहने का मतलब है कि क्या हर जगह एग्रीकल्चर एक ही जैसा होता है। मतलब एक तरह से आप एग्रीकल्चर को सेंटर में रख के उसका आप एक तरह से देखोगे कि वर्ल्ड में कैसा स्टेटस है और उसका क्या बेनिफिट है, क्या आपका लॉस है। तो ये चीजें हम लोग क्या है देखेंगे। तो इस चैप्टर में यही सारा चीज है। तो चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहले तो आपको क्या है ना कि एक्टिविटीज बताया होगा। अभी लोअर लेवल पे आप जान लो कि कितने तरह के एक्टिविटीज होते हैं, 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का मतलब है कि डायरेक्टली जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पहली दफा जिस रिसोर्स को हम नेचर से प्राप्त करते हैं, तो वो हो गया आपका प्राइमरी। कि नेचर में गए और हम डायरेक्टली वहां से एक्सट्रैक्ट किए। नेचर में हमको लैंड दिया, हम वहां पे पेड़ लगा दिए और फिर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लिए। लेकिन उसी चीज से हम कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, इसी से मिले हुए चीज को ले जाके हम मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल कि नेचर में लैंड हमको मिला, पत्थर हमको मिला, हम उस लैंड और पत्थर में से क्या है कि कुछ मिनरल्स को निकाल के और उस मिनरल को ले जाके हम क्या करें, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में हम उससे आयरन, स्टील ये सब बना रहे हैं। तो वो काउंट होगा किसमें, सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। कुछ आप बना रहे हो, आप अपना कंट्रीब्यूशन उसमें डाल रहे हो। उसके बाद आता है टर्शरी, कि भाई ये करने के लिए आप कुछ सर्विस दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, तो सिर्फ ऐसा नहीं ना कि और ले जाके और वहां पे मशीन में डाल दिया और चीज बन गया। उसके लिए आपका क्या होगा कि कोई एक ऑफिस होगा जहां पे कुछ लोग होंगे जो कि क्या होंगे कि कॉल पे लगे होंगे, कंसल्ट कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे कि अच्छा हमारा लेबर यहां तक चला गया, यहां से रॉ मटेरियल आ गया, डेटा का कंपाइलेशन कर रहे होंगे। तो ये सब क्या है, कोई चीज बना नहीं रहे हैं, ना ही कोई चीज आपका नेचर से डायरेक्टली ले रहे हैं। ये अपना जो है ना, अपनी जो स्किल है, अपनी जो कैपेबिलिटी है, वो सर्व कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं सर्विस। इसी में आज के डेट में ना टर्शरी में ही फर्दर आपका क्या है, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी डिवाइडेड है। जिसमें क्वार्टरनरी में होता है कि थोड़े हाई लेवल के, ज्यादा स्किलफुल लोग जो आते हैं उनको हम क्वार्टरनरी में डालते हैं। और सबसे टॉप लेवल पे किसी कंपनी का सीईओ हो गया या पॉलिसी मेकर हो गया, गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल हो गया, वो सब आ जाएगा किसमें, क्वीनरी में। तो यहाँ बेसिकली, यहाँ अभी फिलहाल के लिए आप जान लो 3 ब्रॉड है, तीसरे वाले का ही सब डिविजन है। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और क्या है आपका टर्शरी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डायरेक्ट आपने ले लिया, जैसे माइनिंग, खुदाई करके आप निकाल लिए रिसोर्सेस, वहां तक आप प्राइमरी हो। लेकिन फैक्ट्री में ले जाके कुछ बनाओगे तो सेकेंडरी हो जाओगे। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब हो गया। सेकेंडरी में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग करेंगे हम, जैसे स्टील बनाना, ब्रेड बनाना। कि हमको गेहूं मिला तो गेहूं पाना वो प्राइमरी था, लेकिन उस गेहूं से पीस के आटा बनाया और उसमें हमने ईस्ट डाल दिया, या मैदा बनाया उसमें ईस्ट डाले, बेक किए, ब्रेड बन गया। जो आपको कॉटन मिला तो कॉटन उगाया, वो प्राइमरी है, लेकिन उसके धागों को जो है ना आपने बुन के क्या है, कपड़ा बनाया, तो वो क्या है, सेकेंडरी है। तो ये सब आपका आ जाता है इसमें। और टर्शरी में आ जाता है कौन सा, सर्विसेज वगैरह। जैसे क्या है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, बताए ना अभी, डेटा वोटा कंपाइल करने का, जो आप अपने स्किल को यूज करते हो।
अब यहाँ पे ये चीज है ना, ये डायनामिक है, इसको क्या है, ऐसा नहीं यहाँ से आप रटना। जिस साल भी आप एग्जाम दो ना, तो उस साल आप क्या है ना, अपने इकोनॉमिक सर्वे का एक डॉक्यूमेंट आता है, वहां से आप डाटा लेके अपने आप को अपडेट कर लीजिए कि कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, कि एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन किसी एक देश में एग्रीकल्चर का जॉब सेक्टर में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो हमेशा बदलता रहता है देश के डेवलपमेंट के हिसाब से। यहाँ पे देखिए लैटिन शब्द एगर से आता है एग्रीकल्चर, जिसका मीनिंग होता है आपका सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना। अब यहाँ पे आता है कि एग्रीकल्चर है, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या फेवरेबल है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली क्या है ना कि एग्रीकल्चरल आपका डायरेक्ट नेचर से लिंक्ड है, डायरेक्ट नेचर से लिंक है। तो नेचर पे इंपैक्ट करने वाला जो भी फैक्टर है, जैसे नेचर में आपका मौजूद है सॉइल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। जैसे एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी आता है। अब वो कैसे, एनिमल कैसे सॉइल पे डिपेंडेंट है, सोचो। जो जानवर है जिसको हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, मेजोरिटी हार्बीवोर्स है, उसको आपको पेड़ पौधा खिलाना पड़ेगा। तो पेड़ कहीं तो आप उगाओगे ना, उगाने के लिए आपको जमीन चाहिए। तो ये हो गया सॉइल, यानी कि लैंड हो गया। वहां का आपका क्लाइमेट हो गया, उस क्लाइमेट के अंदर आप वहां का पीएच काउंट कर लो, वहां का टेम्परेचर काउंट कर लो, वहां का रेनफॉल काउंट कर लो। ये सब के सब आपके किस में आ जाएंगे कि ये सब सूटेबल फैक्टर्स है जो कि एग्रीकल्चर को मदद करते हैं। इसीलिए आप देखना कि जहां कंडीशंस फेवरेबल होगा, उन्हीं साइट्स पे आप देखोगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर। एकदम साथ साथ में आप क्या है ना, नोट्स या एनसीईआरटी बुक रख के वहीं पे आप कुछ कुछ चीज लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो कुछ चैप्टर्स है ना, ये ऐसे नहीं कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये आपके क्या है ना कि एक तरह से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को एक्सपैंड करता है। कि अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग जब इससे पिछले इसी तरीके से एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिजाइंड है कि एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है कि आप सीखो कि कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, प्रेशर टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ये सारा चीज आप सीखो। एक जगह आपको ये भी सिखाता है कि चलो ये तो हो गया टेक्निकलिटी, लेकिन आप जिस समाज में रहोगे उस समाज के हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। तो वही है आपका क्लास 8। यहाँ पे आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा। आप सिंपली रट्टा मत मारो कि अच्छा एग्रीकल्चर में ये एग्रीकल्चर होता हुआ सबने देखा होगा। आप सोचो कि एक क्रॉप लगा रहे हैं, या एक एग्रीकल्चर के सभी सेक्टर आप नहीं जानते हो इतना, तो आप जानते हो कि एग्रीकल्चर में आपने क्रॉप देखा और एनिमल हस्बेंड्री देखा, आपने पशुपालन भी देखा। तो आप खुद ही सोचिए कि एक जानवर को, एक पेड़ पौधा को क्या क्या चाहिए, वो सारा कंडीशन जहां मिलेगा वहीं खेती होगा, वहीं जानवर का आपका डोमेस्टिकेशन होगा। इनफैक्ट आपका एग्रीकल्चर में सिर्फ यही दोनों नहीं आता, बहुत सारा चीज आता है, जैसे बी करियरिंग हो गया, सिल्कवर्म करियरिंग हो गया, कई सारी चीज आते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे। तो अब आते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए ये मैप के तौर पे जो है ना आपका ये बताया कि अरेबल लैंड है। अरेबल लैंड, अरेबल का मतलब होता है कि जहां पे कल्टीवेशन क्या हो, पॉसिबल हो। तो वही जो कंडीशन जहां जहां सूटेबल होगा वहां अरेबल होगा। तो ये सब कुछ ग्रीन, आप इसको रटना नहीं है, इसको बस ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए। इसका हम लोग ना हायर क्लासेस में रीजंस पढ़ेंगे, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, बस एक बार मैप को ध्यान से देखो, ताकि जब हायर क्लास में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, हम लोग विंड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कहीं पे आपका बहुत ड्राई विंड होता है जिस वजह से डेजर्ट बन जाता है, खेती नहीं हो सकता। जैसे ये वाला एरिया हो गया, इधर वाला एरिया सहारा वाला हो गया, यहाँ पे हो गया कालाहारी डेजर्ट वाला एरिया, यहाँ पे पूरा सैंडी सिम्पसन ये सब डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया, ये यहाँ अपना इंडिया का और पाकिस्तान का थार और चोलिस्तान डेजर्ट है, ये सब हो गया। या इधर में मेजोरिटी में आपका बहुत ज्यादा आइस है, यहाँ पे आपका बहुत ड्राइनेस है, गोबी टकला मकान ये सब डेजर्ट्स है। सेंट्रल एशियन में डेजर्ट वाला जोन है, इधर बहुत ज्यादा आइस है। तो सबका विंड सिस्टम के साथ रीजन पढ़ेंगे। तो अभी बस आपको ध्यान से ना ऑब्जर्व करते रहना, कुछ रटना नहीं है, नो नीड टू लर्न एट ऑल। अब आते यहाँ पे कुछ कुछ चीजें देखिए, क्या था, कल्चर बताए थे ना, किसी चीज को कल्टीवेट करना, ग्रो करना, मतलब अपने फायदे के लिए। अब उसी में अलग अलग वर्ड जोड़ दो। एग्रीकल्चर है मतलब क्रॉप को उगाना, सॉइल पे कल्टीवेशन करना, ये हो गया। सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म से होगा। पिसिकल्चर फिशेस से होगा, जो पिछले चैप्टर्स में भी याद होगा, पिसिकल्चर एक्वाकल्चर बताए थे। विटिकल्चर ग्रेप से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल फ्लावर फ्रूट। अब आपका यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए कि जब यहाँ फ्रूट है ही तो अलग से ग्रेप क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब हम कमर्शियलाइज करने लगते हैं और हमें लगता है कि हमारा मार्केट जो है ना वो किसी एक फ्रूट की बहुत ज्यादा डिमांड करता है, तो कुछ किसान जो है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपने बड़े बड़े फार्म लैंड पे ना एक ही, जैसे आप कभी कभी देखना कुछ एरियाज में बहुत बड़ा खेत है, वहां पे सिर्फ फूल ही उगाया जा रहा है, जैसे गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, क्योंकि उस एरिया में उतना डिमांड है उसी चीज का, तो उसको ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए कोई स्पेशल फ्रूट है तो उसके लिए अपना अलग अलग है। जैसे बताए थे ना कि कोई भी एक्वेटिक एनिमल, एनी एक्वेटिक एनिमल, किसी भी एक्वेटिक एनिमल को अगर आप कल्चर करोगे तो हम उसको क्या बोलते थे, एक्वाकल्चर। लेकिन जब आपका पूरा प्राइम फोकस हो गया सिर्फ फिशेस पे, तब हम लोग क्या कहेंगे, पिसी कल्चर कहेंगे। अब आता है फार्म सिस्टम। देखो फार्म सिस्टम कुछ नहीं है,
फार्म सिस्टम है कि आप रैंडम किसी खेत पे कोई चीज ग्रो करने की बजाय आप क्या करो कि एक प्लॉट सिलेक्ट करो और वहां पे वाइजली काम कीजिए। वाइजली जो है अपने रॉ मटेरियल्स को, यानी कि जो आपके खेत में लगने वाला है, उन रॉ मटेरियल्स को आप यूज करो, पहला चीज। और दूसरा, आपका ऑब्वियसली आउटपुट निकलेगा, तो उस आउटपुट का भी प्रॉपर यूज कीजिए। कि आप जो है सिंपली यहां पे बीज लाके छिड़क दोगे तो वो नहीं उगेगा, वो तो फिर आपका हो गया ना कि ऐसे ही कैजुअल कल्टीवेशन। लेकिन जब आप क्या करते हो ना, सही मात्रा में यहाँ फर्टिलाइजर लगाते हो, अच्छे क्वालिटी का सीड देते हो, इसमें अच्छे से पानी देते हो, इसका केयर करते हो, पेस्ट से बचाते हो, डिजीजेस से बचाते हो, फिर आपको क्रॉप मिलता है, या जो भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज। अब देखना कहीं कहीं चैप्टर का नाम लिखा होगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। मतलब अलाइड कोई भी चीज होता है ना जो साइड से रिलेटेड होता है, जैसे आप बायोलॉजी वगैरह भी पढ़ते हो तो उसमें सुनते होंगे अलाइड साइंस या अप्लाइड साइंस। मतलब है कि बायोलॉजी का ही प्रिंसिपल है, बट वो थोड़ा सा डायरेक्टली बायोलॉजी से लिंक ना होके वो थोड़ा अलग है। वैसे ही एग्रीकल्चर का ही चीज वहां यूज होने वाला है, लेकिन डायरेक्टली जो आप खेती करते हो ना क्रॉप का, वो ना होके वो कुछ और है। जैसे आप सिल्क वॉर्म का रियरिंग करते हैं तो वो है अलग चीज, आप किसी एनिमल का डोमेस्टिकेशन कर रहे हो, बट उस सिल्कवर्म को ग्रो करने के लिए प्लांट चाहिए, वो प्लांट का ग्रो करना पड़ेगा। और प्लांट जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर की ही मदद से होता है। अब जब आपका अनाज वगैरह हो गया है, जो भी आउटपुट निकला, तो अब आप उसको प्रॉपरली यूज करोगे ना। कहने का मतलब है कि अगर आपने छोटे से लैंड पे थोड़ा अमाउंट उगाया है तो आप उसको प्रॉपरली खुद के लिए कंज्यूम करोगे, स्टोर करोगे ताकि लंबे समय तक चल सके। आपने उसको लार्ज स्केल पे उगाया है तो आप उसको क्या करोगे कि कोशिश करोगे कि हम कैसे मार्केट से लिंकेज बनाए, मार्केट में हम अच्छे से उसको सेल करें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फार्म सिस्टम का। तो देखिए यहाँ पे वही चीज दिया है, आप इनपुट लगाओगे, प्रोसेस करोगे, फिर आउटपुट मिलेगा। देख लो इनपुट के तौर में क्या है, अगर आप अमीर किसान हो तो मशीनरी लगाओगे, नहीं तो हैंड से भी प्लाउइंग करते हो। जो भी ये इनपुट है, मतलब है बीज लगाने से लेके उसके उगने से लेके उसके केयर तक, इंसेक्ट पेस्ट सबसे बचाने का ये चीज है। और फिर आपको क्या मिला, अनाज मिला। इसका आप क्या करोगे, या तो सेल्फ यूज करोगे या नहीं तो उसका मार्केटिंग कर दोगे, मार्केट में बेच दोगे। इसमें भी आगे हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। किसान डायरेक्ट मंडी में बेच सकता है, या किसी आपका जो है किसी एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल इससे मार्केट्स को लोकेट करके वहां बेच सकता है, या गवर्नमेंट को बेच सकता है। एमएसपी प्राइस होता है, एफआरपी होता है, ये सब पढ़ेंगे। अभी पहले बेसिक चीज समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या है कि ह्यूमन का इनपुट्स है, ये सब आपका अलग अलग तरह का इनपुट्स है कि इनपुट कितने टाइप के होते हैं वो बताता है। तो जो ऑलरेडी जान चुके हैं ना, ये सब वही फैक्टर्स है। तो जो फैक्टर्स है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है वही तो इनपुट है। ये फैक्टर है टेम्परेचर सही होना चाहिए। मान ले फॉर एग्जांपल है कि राइस के लिए आपका बहुत लो टेम्परेचर नहीं सही है, 25 से 30 रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक तरह से फैक्टर भी, एक तरह से इनपुट भी हो गया। अगर आप उस राइस को 5 डिग्री सेल्सियस इनपुट दे रहे हो तो वो कैसे ग्रो करेगा। तो जो फैक्टर है वही आपका एक तरह से इनपुट हो गया था। और वो सब क्या है, फिजिकल इनपुट्स है और ह्यूमन इनपुट्स है। हम इंसान जो टूल्स का यूज करेंगे, तो हम टूल्स का क्या है, ये जो आपका प्लाविंग करने वाला टूल है, या ये जो मशीनरी है, सीड है, केमिकल्स है, ये सब हम क्या करेंगे, हम ह्यूमन यूज करेंगे। हम किसकी तरह काम करेंगे, लेबर की तरह। ऐसे भी इकोनॉमी में आप कंसेप्ट पढ़ते हो ना कि लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। लैंड है तो ऑब्वियसली उसका रेंट होगा कुछ, तो जरूरी नहीं कि पे ही करे। किसी का अपना ये है, लैंड है, तो उसका रेंट वाला पार्ट जो है एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर आपका कैपिटल लगाना होगा। कैपिटल का मतलब है कि कुछ ऐसा रिसोर्स जिसको आप अप्लाई करके ना अपने इनकम को जनरेट कर सकते हो। एक बार आपने बना लिया तो उसके एप्लीकेशन से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और एक जो रिस्क लेगा जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, तो वही यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, किसान हो गया। एक तरह से वही सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वो मार्केटिंग के लिए, खुद के लिए कर रहा है, तो फिर तो भाई ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तो ये सब आ गया। अब आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखिए बहुत सारे टाइप्स है, बहुत अलग अलग तरह का, अलग अलग किताब में क्लासिफिकेशन है। लेकिन जब कहीं पे कंफ्यूजन हो ना तो हमें रिलाई करना चाहिए एकदम ब्लाइंडली एनसीईआरटी पे, क्योंकि ये क्या करता है ना, ब्रॉड पिक्चर, मैक्रो व्यू लेके फिर उसके माइक्रो तक जाता है। यहां पे पहले कहा ना कि 2 तरह का खेती होता है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। ये आपका क्या है, लार्ज स्केल है, कमर्शियल फार्मिंग। और सबसिस्टेंस आपका क्या है, स्मॉल स्केल। खुद के सबसिस्टेंस, खुद के जीवन यापन के लिए जो खेती किया जाता है उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस। कि मान लो मेरे पास कुछ छोटा सा प्लॉट है, हमको लगा कि अच्छा ये जगह क्यों बर्बाद हो, हम यहाँ थोड़ा सा जो है धनिया, मेथी, आलू ये सब लगा लेते हैं, और हम खुद खा रहे हैं, मार्केट में 1 रुपए का भी नहीं बेच रहे। तो वो हो गया क्या, आपका सबसिस्टेंस। इसमें भी बहुत सारा टाइप है जो देखेंगे। ये लार्ज, ये मैक्रो डिवीजन है।
कमर्शियल हो गया कि हम बहुत लार्ज स्केल पे, हो सकता है हम कोई एक ही क्रॉप का प्लांटेशन करें, या हो सकता है अलग अलग क्रॉप का प्लांटेशन करें अलग अलग सीजन में, या हो सकता है एक ही सीजन में एक ही प्लॉट पे हम अलग अलग रो में अलग अलग क्रॉप लगाएं। और उसका मोटिव है कि हम उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि मार्केट में ले जाएंगे, बेचेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे भी हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ नहीं है। जब आप क्या करते हो ना, इनऑर्गेनिक केमिकल, लैब में बनने वाले टॉक्सिक केमिकल की बजाय अगर आप क्या कर रहे हो कि जो भी क्रॉप रेसिड्यू वगैरह है उसको आपने फर्मेंट करके, वर्मी कंपोस्टिंग करके कुछ खाद बनाया जिससे खेत में टॉक्सिसिटी नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। मतलब जो लिविंग सोर्स से बनने वाला खाद है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जिसको हम लैब में बनाते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ऑब्वियसली क्या है, हमको लो स्केल पे बनाना है तो कॉमन सेंस लगाओ ना, हम क्यों ज्यादा इनपुट और ज्यादा खर्चा लगाएंगे? हाथ से भी प्लाउ करके काम चल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लगता है, घर के ही लोग अपना काम कर लेते हैं, थोड़ा सा आउटपुट होता है क्योंकि अपने जीवन को चलाने के लिए। अब इसमें भी क्या है, दो तरह का है, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो इंटेंसिव लगा हुआ, इंटेंसिव का मतलब है ना, सिंपल सा समझना कि मैनुअल लेबर का इन्वॉल्वमेंट आपका क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। मतलब है सिंपल सिंपल आपके जो है ना टूल्स यूज किए जाएंगे, जैसे खुरपी होता है, कुदाल होता है, वो यूज किया जाएगा। लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, मशीन्स का इस्तेमाल कम होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। तो मैनुअल ज्यादा होगा यूज, तो हम उसको क्या कहेंगे? इंटेंसिव। जैसे यहाँ पे देखिए, छोटे से प्लॉट पे काम होगा, सिंपल टूल्स होगा, ज्यादा लोग इस पे यूज होंगे। उसके बाद है क्या आपका, जैसे यहाँ पे व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, राइस, ये सब उगाया जाता है। अब क्या होता है, और इसमें क्या होता है ना कि एक से ज्यादा क्रॉप सेम ही प्लॉट से उगाए जाते हैं। इंटेंसिव में बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे ना कि अच्छा ठीक है, ऐसा करते 6-6 महीना वाला 2 क्रॉप लगा लेते हैं। तो इतना आपको ये क्रॉप का नाम नहीं याद करना है, क्योंकि किसी भी क्रॉप को हम इंसान अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई इंसान अगर कहा कि मेरे पास 25 बीघा जमीन है, हम इस पर सिर्फ राइस लगा के मार्केट में खूब सारा बेचेंगे, तो वो कमर्शियल में क्यों ना गिना जाए? तो क्रॉप का नाम मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि इंटेंसिव में आपका लो लेवल टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा यूज होता है, लैंड का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसी वजह से लैंड का ना, इसकी वजह से डिग्रेडेशन ज्यादा होता है। आप सोचो क्या है कि वहां बहुत ज्यादा मान लो फर्टिलिटी नहीं रही होगी, आप लगातार हर सीजन में है एक टाइप का क्रॉप, फिर दूसरा, फिर एक टाइप का दूसरा, एकदम बेतहाशा उगा रहे हो, तो सॉइल का कभी तो जवाब दे देगा ना। तो इसमें थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक लूप कम और लैंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो सकता है। अब प्रिमिटिव आता है। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले से चलता आ रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है। बात वही है कि लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, लो लेवल टेक्नोलॉजी होगा, आपका छोटे से लैंड पे होगा, प्रॉफिट कम होगा, खुद के कंजम्पशन के लिए होगा। लेकिन जो पहले से चलता आ रहा है, जैसे क्या था एंशिएंट हिस्ट्री सब में आप पढ़ते होंगे कि लोग बेगाबंद की तरह इधर से उधर क्या करते थे ना, कुछ जानवर वगैरह रखते थे, पॉट वॉट रखते थे, निकल पड़ते थे। कहीं सुटेबल जगह मिला नदी किनारे, आप पहाड़ वहाड़ के नीचे, तो टेम्पररी रह लिए वहां, कुछ छोटा सा प्लॉट लॉट पे कुछ कुछ उगा लिया और खा लिया, और फिर अपना सामान बांध के किसी नई जगह पे चल दिए। मतलब माइग्रेटरी एग्रीकल्चर, तो हम उसको कहते हैं नोमैडिक टाइप का। लेकिन अगर क्या है, इसी में थोड़ा सा और एक हाई लेवल का होता है जिसको हम शिफ्टिंग कहते हैं। दोनों में आप शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन नोमैडिक में क्या है ना कि आपका प्रिमिटिवनेस बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं कर रहे हो, आप किसी भी एक तरह से फॉरेस्ट वगैरह को जरूरी नहीं कि आप काट के ही खेती करते हो, आप अपना घूम रहे हो जानवर वानवर लेके, तो जरूरी नहीं कि आप कहीं रुक के खेती ही करो, आप उसी जानवर के प्रोड्यूस से टेम्पररी कहीं शेल्टर करो फिर निकल जाओ। लेकिन शिफ्टिंग में कंपलसरली है कि किसी एक फॉरेस्ट के एरिया के पेड़ को आपने पूरा काट दिया, सुखा के उसको जला दिया, तभी तो उसको शिफ्ट कहते हैं, या झूम कल्टीवेशन कहते हैं, या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग देश में जाना जाता है, जिसको हम पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लासेस में इन सब में भी बताए हैं। तो पेड़ काट दिए, उसको जला दिए, तो मतलब है क्या, यहाँ पे छोटा सा लैंड था, इधर ट्रीज था, ट्रीज को क्या कर दिए, कट कर दिए, फेल डाउन हो गया। अब इसको क्या हुआ, ये जब ड्राई हुआ तो हम इसको जला दिए तो क्या बना, ऐश बना। ये ऐश आपका क्या होगा, इसमें बहुत मिनरल होगा, तो मिन्योर की तरह काम करेगा, और फिर इस खेत पे क्या होगा कि हम जो है अपना एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कर लेंगे। फिर वह यही सेम काम रिपीट करेंगे, यही सेम चीज रिपीट मोड पे लगा रहेगा। फिर अब यहाँ पे जमीन को छोड़ देंगे कि भाई नरिशमेंट अपना वापस आ जाए। जैसे
इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ बस्तर इलाका में ये सब आजकल भी चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। तो इस चीज़ को फिर से हम अगले एरिया में गए, वहाँ पे सेम काम रिपीट किए, सेम काम किए, तो इसे एक डिफॉरेस्टेशन का, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी खतरा है। तो यहाँ पे वही चीज आपका दिया हुआ है। इसी को देख रहे हो, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका लिस्ट आप हर क्लास में बनाते जाइए, क्योंकि आगे जब हम लोग 9th-10th में पढ़ेंगे वहां कुछ और नाम मिलेगा। जैसे याद होगा बताते थे कि मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में झुमिंग कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, मलेशिया में या इनफैक्ट थाईलैंड वगैरह में लदांग कहा जाता है। तो ये रटने वाला पार्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए नोमैटिक, जहां पे टेरेन या ज्योग्राफी बहुत रफ होगा, जहां पे एक जगह रह के मान लो बहुत ज्यादा आंधी तूफान, ड्राइनेस, डेजर्ट ऐसा इलाका है, बहुत बर्फ पड़ रहा है, उस जगह को ठंडी में नहीं रहा जा सकता है, कहीं और जाके रहना पड़ेगा। फिर वहां जहां रह रहे वहां गर्मी में नहीं रह सकते, मतलब एक तरह से माइग्रेटरी टाइप का, उसी को हम क्या कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। देख लो जानवर वानवर सब लेके निकल पड़ा। अब कहीं जाएगा तो जरूरी नहीं कि खेती करेगी, हो सकता है वहां टेम्पररी रह ले, अपने ही जानवर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम वगैरह कर ले, कुछ दिन रह ले, फिर कहीं और के लिए निकल पड़े। अब आता है कमर्शियल। ये तो बताए थे लार्ज स्केल पे, देखो कितना बड़ा सा शुगर केन का फार्म है, कोई भी क्रॉप को आप कमर्शियल लेवल पे उगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्केट में बेचने के लिए उगाना है, तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल पे उगाना पड़ेगा। इससे आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे मशीन्स का इस्तेमाल आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। बस वही चीज है यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, अभी जस्ट उधर भी पढ़े थे ना, वीट मेज को आप उगा सकते हो। जैसे अमेरिकाज में आप देखोगे ना, अमेरिका में हम लोग पढ़ेंगे प्रेरी नाम का ग्रासलैंड होता है, उस जगह उसको एक तरह से वीट बोल भी कहते हैं। यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, जो कि आपका कमर्शियल फार्मिंग होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ भी होता है। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जितना भी बेल्ट है वो सब क्या है, मतलब पंजाब हरियाणा यूपी वाला एरिया है, वो क्या कर रहा है, कमर्शियल कर रहा है। आप अपने गांव में भी आसपास देखते हो, कुछ किसान सिर्फ खुद के लिए उगाते हैं, लेकिन कुछ क्या है, हाट पे बाजार पे बेचने के लिए भी उगाते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, जब देखो मिक्स्ड फार्मिंग होता है तो क्रॉपिंग अलग होता है, तो ध्यान में रखना, दिस इज नॉट मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, डिफरेंस समझना है। मिक्स्ड फार्मिंग पे होता है कि जब आप जानवर और खेती, मतलब जो आपका लाइफ स्टॉक का कल्चर एनिमल हस्बेंड्री है और जो क्रॉप है, इन सबको एक साथ काम कर रहे हो। कि क्रॉप एक तरफ खेती किया, उसका रेसिड्यू जानवर का खाना बन गया, जानवर का जो वेस्ट निकला, गोबर निकला, वो क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर का काम कर गया, तो दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। ये सब प्रैक्टिस होता है। अब ये भी जगह आपको नहीं याद करना है, क्योंकि आज के डेट में लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड किसी ना किसी हिस्से में ये चीजें प्रैक्टिस हो रही है, तो नो नीड टू लर्न हियर, नो नीड टू लर्न, रट्टा ये सब नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब देखिए मिक्स क्रॉपिंग होता क्या है। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है ना कि जब आप क्या करते हो, एक ही लैंड पे, एक लैंड है, उस लैंड पे आपके मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो करते हो, उसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। यहां पे एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक रियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। लेकिन मिक्स फार्मिंग है कि आप अलग अलग तरह के फार्म के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी में एक और आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है बताए थे ना कमर्शियल में, शुरू में ही वीडियो में, कि आपको कमर्शियल में ये हो सकता है कि आप एक बड़े से लैंड पे खूब सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब है कि अपना ढेर सारा इनपुट लगा के आप बहुत हाई लेवल पे प्रोड्यूस करो। तो हो सकता है एक फार्म से आप कई सारे तरह के प्रोडक्ट निकाल सकते हो, या फिर एक फार्म से कई सारा प्रोडक्ट अलग अलग सीजन में निकाल सकते हो या सेम सीजन में, या फिर क्या आपका हो सकता है कि एक फार्म को स्पेशलाइज कर दो किसी एक क्रॉप के लिए। जैसे केरला साइड आप जाओगे, रबर प्लांटेशन दिखेगा, वहां बड़े बड़े फार्म में सिर्फ रबर के ट्री लगे हैं। आप असम दार्जिलिंग साइड जाओ, वहां पे आपको टी प्लांटेशन दिखेगा, बड़े बड़े फार्म में सिर्फ टी लगा होगा और कुछ नहीं। वैसे ही आप बाबा बुदान हिल कर्नाटका साइड जाओ, वहां पे आपको जो है ना कॉफी प्लांटेशन दिखेगा। आप तेलंगाना साइड जाइए तो वहां पे आपको, या फिर ये टैमरिंड बायो हेरिटेज साइड जो बैंगलोर का है वहां जाइए तो आपको सिर्फ क्या हो रहा है कि कह सकते हो कि इमली और हल्दी का ही, तेलंगाना में हल्दी का ही, वहां का हल्दी को शायद जीआई टैग भी मिला है, उसी का प्लांटेशन दिखता है। तो यहाँ पे वही है कि जब सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल पे, और इसमें कैपिटल और लेबर दोनों चाहिए, क्योंकि एक ही क्रॉप आप उगा रहे हो, उसका केयर बहुत करना होगा, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो सब फेल। जैसे होता है ना कि आपके क्या है कि अभी जो है यूपीएससी एग्जाम है, उसमें गड़बड़ी हुआ तो स्टेट पब्लिक सर्विस में आप कोप अप कर लोगे, लेकिन मान लो सब मिलके कहे कि नहीं एक ही एग्जाम होगा,
तो वहां रिस्क ज्यादा हो जाएगा ना कि इसमें गया तो सब गया। तो वही सेम बात है प्लांटेशन में कि रिस्क है, इसमें गया तो सब गया, इसलिए यहाँ पे आपका लार्ज स्केल का केयरिंग का जरूरत होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। अब मेजर कुछ क्रॉप्स ले लेते हैं। अब देखिए कंडीशन रटना नहीं है, लॉजिक सा समझ। देखो राइस के लिए हमेशा ध्यान में रखना ना कि हम बताए थे पिछले चैप्टर्स में भी कि राइस के फील्ड में मीथेन प्रोड्यूस ज्यादा होता है। इसके लिए इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। डाइल्यूट करना होगा तो वाटर को फिल क्या करना पड़ेगा ज्यादा। इसलिए आप चावल क्या, और चावल जो है खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, इसका मतलब इसको टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए, लो टेम्परेचर पे नहीं काम करेगा। तो अब देखना 25-30 के आसपास टेम्परेचर और अच्छा खासा रेनफॉल चाहिए। रेनफॉल नहीं मिलेगा तो इरिगेशन करना होगा, मतलब पानी का अमाउंट यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ जगह दिया होगा कि यहाँ यहाँ चावल उगता है, उसको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे पूरा मैप इंडिया का जो फिजियोग्राफी पूरा पढ़ोगे ना, अभी तक आप इंडिया का फिजियोग्राफी नहीं पढ़े हो, फिजियोग्राफी पढ़ते ज्योग्राफी पढ़ते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ राइस होगा कहाँ जूट होगा। जैसे जब हम लोग हिमालयन प्लेन पढ़ेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि जैसे आपका बिहार का नॉर्थ हो गया, यूपी का नॉर्थ हो गया, बंगाल वाला हिस्सा हो गया, वहां पानी का अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ऐसे जगह पे जूट का, शुगर केन का, राइस का, इन सब का कल्टीवेशन ज्यादा होता है। कुछ चीजें याद रख लो, राइस को, जूट को या फिर आपका शुगर केन को, इन सब को क्या है ना, वाटर का अमाउंट क्या चाहिए ज्यादा। तो हमेशा उन्हीं एरियाज में होगा ना जो या तो इरिगेशन के मामले में बहुत डेवलप्ड है या वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा। वीट है, वीट के लिए आप एक बात ध्यान में रखना, रबी क्रॉप है ये। अब मतलब है कि खरीफ क्रॉप वो होता है ना जिसको आप बरसात के आसपास में लगाओ और बाद में अपना जो भी ड्यूरेशन है कंप्लीट हो जाएगा काट लो। रबी होता है जो ऑटम के टाइम पे लगाते हो और फिर जब भी वो पकेगा तब आप, जैसे बैसाखी सबके टाइम में पकता है, वही है। वीट के लिए एक बात याद रखो कि इसको वाटर ना उतना ज्यादा नहीं चाहिए, वाटर मीडियम चाहिए, सब कुछ मीडियम चाहिए, टेम्परेचर भी मीडियम चाहिए। प्लस इसको सॉइल जो है ना एकदम से, मतलब कह सकते एकदम सॉफ्ट चाहिए। कोई सा भी सॉइल होना, इतना बार प्लाउ करो, इतना फाइन उसको बना दो ना जिससे कि आप किसी भी डेलिकेट चीज को, जो एकदम डेलिकेट हो, जिसको हल्का सा प्रेशर पड़ने पे फूट जाता है, अगर उसको गेहूं के खेत में डालो तो वो ना फूटे। एकदम स्मूथ, एकदम जो है लूज सॉइल, सॉफ्ट एंड लूज होना चाहिए। कॉम्पैक्ट बहुत कड़ा सॉइल पे वो ग्रो नहीं करेगा। तो देखना जहां एलुवियल होगा, लोमी सॉइल होगा, वहां पे होगा, लेकिन बहुत सैंडी सॉइल में भी नहीं होगा, क्योंकि लूज चाहिए बट फर्टिलिटी भी चाहिए। इसलिए आप देखना कि जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि क्यों पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में आपका गेहूं बहुत ज्यादा होता है, और जबकि ईस्ट यूपी में आपका शुगर केन ज्यादा होता है, राइस ज्यादा होता है, और बंगाल जाते जाते तो आपका जूट ज्यादा होता है, क्योंकि जूट को और भी ज्यादा पानी चाहिए। मिलेट्स ये हार्डी क्रॉप्स होते हैं। मिलेट्स जो है ना हार्डी क्रॉप होते हैं, मतलब है कि ये हार्श कंडीशन में भी उग जाता है। हार्श कंडीशन का मतलब ये नहीं कि स्पेस में ले जाके रख दो तो उग जाएगा। हार्श कंडीशन का मतलब है कि अगर 50 से 75 इसका सेंटीमीटर का भी रेनफॉल हो जाए ना, मतलब बहुत कम, वेरी लेस रेनफॉल, वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। प्लस है कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हार्श कर, इसलिए इसको एक तरह से कहा जाता है ना, इसको पहले कहा जाता था गरीबों का अनाज, कि इसको बहुत ज्यादा इनपुट, बहुत ज्यादा केयर का जरूरत नहीं है। तो आप देखना ना कि ये जो आपका जो भी डेजर्ट वाला इलाका है इंडिया में, सेमी एरिड वाला इलाका है या एरिड वाला, जैसे आप देखना कि राजस्थान फेमस होता है बाजरे के लिए। आप जाओगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब में आपको मिलेट्स, रागी मिलेगा, ज्वार मिलेगा, तो वहीं पे ये सब आपके ग्रो करेंगे। मेज को भी क्या है, मेज को भी वीट की तरह ही क्या है ना, सब कुछ मॉडरेट ही चाहिए। तो देखना जनरली आपका ना जिस जिस खेत पे वीट होता है उसी के आसपास ना मेज भी होता है। इसको लोग कई जगहों पे ना खरीफ क्रॉप की तरह भी उगा लेते हैं, जैसे मिलेट्स को भी खरीफ की तरह भी उगा लेते हैं और रबी की तरह भी उगा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक फन फैक्ट दिया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लेना कि अगर इस तरह के विभिन्न कलर का आपको मेज दिखे तो ये फेंकना नहीं है। कई तरह के कलर होते हैं, इसमें एंडोस्पर्मिक इफेक्ट आता है, जीन का इफेक्ट होता है, जो कि उतना आपको नहीं पढ़ना है। जो लोग अपना मेडिकल लाइन में रहते हैं या फिर एग्रीकल्चर पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है रीजन्स, बिल्कुल नहीं रटना है, नॉर्मल कंडीशंस पहले समझो। कॉटन है, कॉटन के लिए तो एक तो जान लो 210 डेज का फ्रॉस्ट फ्री नाइट होना चाहिए। ये एकदम इसका ना तकिया कलाम है, माने कि फ्रॉस्ट तो आप जानते ही हो, मतलब है कि सीधा कहने का मतलब है ना कि आपका टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए, वरना बॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो बस वैसे ही जगहों पे आपका कॉटन होता है, और कॉटन जो है ना रेगूर सॉइल में होता है, जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, और ये इंडिया के डेक्कन एरिया में आता है। और इंडिया का डेक्कन एरिया किधर है? इंडिया के पेनिनसुला साइड में। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, 20 डिग्री लैटिट्यूड देखेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ, वहां से देखोगे कि पेनिनसुला बनना शुरू होता है इस तरह से, इस तरह से। लगभग ये आपका 22 डिग्री नॉर्थ है। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है? पेनिनसुला। तो इधर में आपका पूरा ऐसे करके इधर में पूरा बेल्ट है डेक्कन प्लेट, मतलब डेक्कन प्लेटू, यहीं पे आपका ब्लैक सॉइल। और ये भी फॉर्मेशन क्यों ब्लैक सॉइल यहाँ बना, ये हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ना जियोमॉर्फोलॉजी तो पढ़ेंगे। जब इंडिया मूव कर रहा था रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गया, तो यहाँ बहुत सारा बसाल्टिक लावा आउटफ्लो हुआ, वो जमा, तो आपका क्या है ना, उसी के इरोजन से पहले तो सॉलिडिफाई हो गया, फिर उसी के इरोजन से आपका ब्लैक सॉइल बना। और आगे फ्यूचर में हम लोग सॉइल की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बहुत इतना जान लो कि क्रॉप्स कौन कौन से है, एग्रीकल्चर का क्या टाइप है। कंडीशंस नहीं भी याद रहे, वो समय के साथ धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट यही कंडीशन और यही चीज आपका यूपीएससी में पूछे, ये जरूरी नहीं, उसको स्टैंडर्डाइज करके और हमें पढ़ना होगा। जूट ये एकदम जान लो कि बंगाल हो गया, या बिहार का ईस्ट वाला पोर्शन हो गया, ये सब एरिया जहां पे वाटर लॉगिंग हो रहा है ना, वाटर लॉगिंग, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा गोल्डन कलर का भी होता है, और काफी ज्यादा इसका ट्रेडिंग होता है। क्या है कि कभी बांग्लादेश टॉप करता है, कभी ये इंडिया टॉप करता है। तो अकॉर्डिंगली जो है ना, हर साल ये स्टेटस अपडेट हो रहा होता है, तो उसी हिसाब से आपको ऐड करना। अभी कुछ याद नहीं करना कि कौन टॉपर है कौन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज इंडिया शायद फर्स्ट हो, तो मे भी बाद में कोई और कंट्री उसको लीड कर जाए। तो इसलिए देखना कि जूट उसी कंट्री में या उस कंट्री के उसी जगह पे होगा ना जहां वाटर लॉगिंग का ये व्यवस्था हो। और गलत जगह पे अब आप रेगिस्तान में जाके जूट का कल्टीवेशन करोगे तो आपको बहुत इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन के लिए पानी आसमान से तो आएगा नहीं, वो तो आपको ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या किसी नदी से लिंक करके लाना होगा। खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, तो क्रॉप जो उगेगा वो महंगा बिकेगा। तो इसलिए चीजें बहुत महंगी ना हो, तो वो उन्हीं जगह पे उगाई जाती हैं जहां कंडीशन क्या हो, सूटेबल हो। अब यहाँ पे कॉफी प्लांट का जो है ना, कौन डिस्कवरर था ये दिया है, इसको यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, मन होगा तो पढ़ लेना, वरना भाड़ में जाने देना। कॉफी के लिए सुटेबल कंडीशन आपका कर्नाटका साइड है। इसको भी क्या है ना कि थोड़ा सा आपका रेनफॉल ज्यादा डिमांड होता है, फॉरेस्ट टाइप का सॉइल होता है, फर्टाइल सॉइल जिसमें ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा हो, वो यहाँ पे इसको डिमांड होता है। और ये आपका इसमें दिया है कि भाई ब्राजील लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसका कोलंबिया है और इंडिया है, लेकिन इस पे अभी ध्यान मत देना, क्योंकि जिस बार आप एग्जाम दे रहे हो उस बार हो सकता है स्टेटस आपका चीजों का क्या हो जाए, बदल जाए। टी हो गया, टी के लिए आप देख लो लोकेशन क्या है, असम हो गया, दार्जिलिंग। अब तो क्या है कि हिमाचल वगैरह में भी, साउथ में भी, केरला साइड में हो गया, त्रिपुरा में, इन सब में प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन फेमस ये जगह है। इसको भी वही चाहिए, थोड़ा रेनफॉल ज्यादा चाहिए, फॉरेस्ट सॉइल चाहिए, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, फर्टिलिटी होना चाहिए, और पानी का लॉगिंग ना हो। वाटर लॉगिंग होगा तो कॉफी टी सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत ठंडा हो गया तब भी बर्बाद होगा, बहुत गर्म हो जाएगा तब भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब था। उसके बाद है क्या, आपका एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बता रहा है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है, इसका एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का मतलब ही हुआ ना इनपुट, जिसको हम लोग बाद में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज पढ़ेंगे। बैकवर्ड का लिंकेज होता है ना कि जब किसान के खेत से आपका, किसान के खेत में जो आप इनपुट लगाते हो वो बैकवर्ड हुआ, और वहां जो काम हुआ उसको आप मार्केट तक ले जाओगे, वो हुआ ये आउटपुट या फॉरवर्ड लिंकेज। तो इनपुट हो गया एंड फिर आपका आउटपुट हो गया। इसको हैंडल करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे। फर्टिलाइजर हो गया, सीड हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, मशीन्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, प्लाविंग एजेंट हो गया, ह्यूमन लेबर हो गया, ये जितने भी है इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, उसी हिसाब से आपका एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट डिटरमाइंड होता है, विकास डिटरमाइंड होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है कि आप देखोगे कि जो भी डेवलपिंग है, मतलब है कि जो भी डेवलप होने के रास्ते पे है, मतलब उसमें रिसोर्सेज अभी यूज हो रहा है, और आपके एक तरह से पैसा, इनपुट, टेक्नोलॉजी सब उसमें बढ़ रहा है। जो बिल्कुल ही नहीं है वो क्या कहलाता है, अंडर डेवलप। कि जहां पे है नेचुरल रिसोर्स बहुत है, लेकिन उससे वो उसको कमर्शियली यूज नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो अपने लिए पैसे नहीं अर्न कर पा रहे हैं। तो ये सब देखना ना, यहाँ पे हर एक चीज, कुछ भी पूछे आपसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कोई भी सेक्टर, वहां पे डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत कम होता है। लेकिन कोई डेवलप्ड कंट्री है ना, हो सकता है उसके पास लैंड कम हो सकता है उसके पास पेड़ पौधे, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो, लेकिन उसी थोड़े से ना वो ज्यादा आउटपुट निकाल लेता है, वो ज्यादा आउटपुट निकाल लेता है। तो मैं ऐसे में कहेंगे ना कि भाई इसको और ज्यादा मिलता है तो और ज्यादा निकाल लेता है। जैसे यूएसए वगैरह हो गया, ये सब आपका एग्रीकल्चर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से डेवलपिंग, अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड किससे क्या है, आगे है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है,
फूड सिक्योरिटी का मतलब बता रहा है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है सिंपली ना अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये भारी भरकम शब्द नहीं है, सिंपल सा अफोर्डेबिलिटी। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, आपका पॉकेट अलाउ करता है कि नहीं। कि अब मान लो कि मेरे आसपास खाना तो है लेकिन मेरा पॉकेट ही नहीं अलाउ करता है, तो फिर हम सिक्योर्ड नहीं कहलाएंगे। फूड सिक्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि आप खाना से चारों तरफ घिरे हो, खाना आप तक पहुंचे और न्यूट्रिटिव पहुंचे। तो पहले तो आप एक्सेसिबल है कि नहीं, कि खाना पहले आपके आसपास है कि नहीं, पहुंच सकते हो खाने तक कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी। पहुंचे तो आप अपना पॉकेट से उस पर खर्च कर सकते हो कि नहीं, अफोर्डेबिलिटी हो गया। तीसरा क्वालिटी, मतलब न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं खाने का मतलब सिंपली ये नहीं कि आप कुछ भी रैंडम कि हाँ ठीक है गुपचुप खा लिए पेट भर गया, चाट खा लिए पेट भर गया, ब्रेड खा लिए पेट भर गया। आप ये देखो ना कि आपका वो डाइट बैलेंस्ड है कि नहीं। एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है हर महीने से सोच सकते हो कि ये कब तक हमको मिलता रहेगा, इसको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट पे इसको उगा के क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सब को बैलेंस करके चलना। तभी इसी को कहते हैं ना आर्क्स प्रिंसिपल। आर्क्स प्रिंसिपल बस वही हुआ, इसी को हर जगह अप्लाई कर दो। ये हो गया फूड सिक्योरिटी। वैसे ही आपका नेशनल सिक्योरिटी आता है, साइबर सिक्योरिटी आता है, हर चीज के लिए यही 4 शब्द यूज होता है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी भी आप क्या कहोगे कि भाई हमारा जो भी आपका कह सकते हो कि जो भी डिफेंस सिस्टम है वो एक्सेसिबल है कि नहीं, हर जगह पे एनिमी को मार सकता है कि नहीं मार सकता, अफोर्डेबल है कि नहीं, कि मान लो है तो अवेलेबल बट उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो है वही नहीं है, क्वालिटी उसमें है कि नहीं है। कि मान लो कि हम ऐसे जगह से मंगा लिए कि है दिखने में तो शोशा है, मतलब जैसे क्या होता है कि एक कहावत है ना कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, बिल्कुल वैसा ही कहावत कि मतलब है कि ऐसा बना लिए कि बिल्कुल देखने में अच्छा लग रहा है बट वो चल ही नहीं पा रहा, गया बॉर्डर पे और धप से गिर गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है आपका। तो ये चीज है, आप इसी को कंपेयर किया है, कंपेयर कैसे किया है। एक तरफ इंडिया लिया है, इंडिया अपना क्या है, डेवलपिंग है, 2047 में एकदम हम लोग डेवलप्ड हो जाएंगे। और दूसरे तरफ देखो आपका क्या है, यूएसए है, यूएसए जो कि आपका कौन सा कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो कुछ नहीं है, एक चार्ट आपको बना लेना है डेवलपिंग का, एक चार्ट बना लेना है आपको डेवलप्ड का। तो ऑब्वियसली क्या है, यहां पे आपको जो है इनपुट वगैरह, इनपुट ज्यादा लगेगा, यहां पे इनपुट जो है वो भी यहां पे भी ज्यादा लगेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा लगेगा। यहां पे आपका क्या होता है, इंटेंसिव टाइप का ज्यादा प्रैक्टिस होता है, कमर्शियल क्या होता है, कम प्रैक्टिस होता है। जबकि यहाँ कमर्शियल प्रैक्टिस क्या होता है, ज्यादा, आउटपुट यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा, यहाँ पे आउटपुट आपका क्या होता है, कम होता है। कि आप इनपुट ज्यादा लगा रहे हो लेकिन आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है, जबकि वहां क्या आउट भले इनपुट ज्यादा खर्चा लग जाए लेकिन आउटपुट इतना ज्यादा मिलता है ना, कंपेंसेट हो जाता है। यहाँ पे आपका मशीन्स वगैरह, मशीन्स का जो एडवांसमेंट है वो थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एडवांसमेंट है। यहाँ टेक्नो का इस्तेमाल ज्यादा है, सॉरी कम है, यहाँ पे क्या है आपका ज्यादा है। वैसे यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि लार्ज स्केल जो कल्टीवेशन है वो थोड़ा कम है, यहाँ पे क्या है ज्यादा है। यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन है, मतलब है कि जो प्राइस वगैरह है वो कम पे सेट किया गया है, यहाँ पे क्या होता है ज्यादा, टोटली कमर्शियलाइज चीज है। बस वही सब है, कहानी बना ये वो फार्म है, रटने वाला फैक्ट है, लेकिन मेन यही है, कंपैरिजन यही किया है कि इनपुट वगैरह ज्यादा यूज होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी उसका इतना आउटपुट होता है कि वो कंपेंसेट कर लेता है। तो यही आपका एग्रीकल्चर। इसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर क्या था, एक्टिविटी है जो लैंड सॉइल का इस्तेमाल करके चीजों को कल्टीवेट करके ग्रो करता है हमारे फायदे के लिए। फैक्टर्स, तो फैक्टर्स आप ब्रॉड में डाल सकते हो, लैंड और क्लाइमेट, लैंड के अंदर आप सॉइल डाल दो, सॉइल की फर्टिलिटी, मिनरल, ये सब डाल दो। व्हाट इज शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डेफिनेशन बताया ना, स्लैश या झूम कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन करके, बर्निंग करके वहां कल्टीवेशन करो फिर दूसरी जगह चले जाओ। फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, जहां लार्ज फार्म पे आप एक टाइप का क्रॉप ग्रो करते हो। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो भाई फाइबर क्रॉप्स में आप अभी के लेवल पे जूट पर हो और आप क्या पढ़ रहे हो, कॉटन पढ़ रहे हो। आगे और भी 2-4 फाइबर पढ़ेंगे, जैसे आज के डेट में मिल्क वीट, वाटर हाइसिंथ, इन सब से भी क्या है फाइबर बनाया जाता है, लोटस से भी फाइबर बनाया जाता है। तो उसको आप ऑर्नामेंटल्स में भी और फाइबर में भी डिस्कस करते हो। अब उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करना। प्रिमिटिव फार्मिंग कौन सा था, वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो था वो है। और ग्रोइंग ऑफ व्हीट, तो ग्रोइंग ऑफ व्हीट तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट को। लीडिंग प्रोड्यूसर बुक के हिसाब से तो ब्राजील है, बट इसको अपडेट करते रहना है।
उसके बाद गिव रीजंस। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली नेचर से हम लोग चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं और इंडिया में वो सूटेबल चीजें है अवेलेबल, हमको सूटेबल सॉइल, क्लाइमेट, मॉनसून सब मिल रहा है, इसीलिए इंडिया में नेचर से एक्सट्रैक्ट करके हम डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। और भी चीजें हैं, माइनिंग भी है, क्वारिंग भी है। यहाँ तो एग्रीकल्चर का रीजन पूछा तो ये आंसर कर दोगे। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। तो अलग अलग रीजन पे अलग अलग क्रॉप क्यों होता है? क्योंकि जो आपके कंडीशंस है ना, जोग्राफिकल कंडीशंस वो अलग अलग रीजन में क्या है, डिफरेंट है। डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी और टर्शियरी में। बताएं टर्शियरी आपका क्या होता है? सर्विस सेक्टर है। प्राइमरी डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स को यूज करना है। प्राइमरी जो है वो बेस होता है, टर्शियरी में स्किल का ज्यादा जरूरत होता है, टर्शियरी ज्यादा कमर्शियल होता है। तो ये सब हो गया। एग्जाम्पल दे दो, एग्रीकल्चर माइनिंग हो गया प्राइमरी में, टर्शियरी में आपका आ जाएगा सर्विस वाला जो भी है, इंश्योरेंस वाला सेक्टर, ये सब हो गया। एजुकेशन सेक्टर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग। देखो सब्सिस्टेंस तो होता है कि भाई खुद के लिए, लेकिन इंटेंसिव में जब आप क्या कर रहे हो कि खुद ही के लिए कर रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर और एक ही फील्ड से बहुत बार कल्टीवेशन कर रहे हो, तो वो हो गया तुम्हारा इंटेंसिव फार्मिंग। अब ये सब एक्टिविटी आपके कोई काम का है नहीं, तो यही चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कुछ भी इश्यू होता है तो आप एकदम फ्री हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कुछ कमेंट करना कमेंट कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि बेफिजूल और फालतू का अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना है, और दोस्तों को हेल्प करने के लिए शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी।